नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार इस वक्त और सबसे पहले बात बुलेटिन में करेंगे पंचायत चुनाव की। आज 3 बड़े फैसले लिए गए जो पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हैं। चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। पोलिंग पार्टियों के लिए अगर महिला कर्मचारी नहीं मिल पा रही है तो वहां पुरुष ही मतदान करवाएंगे। मतदान से जुड़ा ही एक और बड़ा फैसला लिया गया। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अमेठी में पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों ने एक मीटिंग की। डीएम की अगुवाई में जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और यूपी में सभी जगह नामांकन पत्रों की बिक्री जारी है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ब्लॉक से नामांकन पत्र हासिल कर सकते हैं। तो 3 अप्रैल से पहले चरण के लिए नामांकन। 3 अप्रैल को है पहले चरण का नामांकन और उससे पहले आप पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कितनी जमानत की राशि है ये हम आपको बता देते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के तौर पर अगर चुनाव लड़ना है इस पोस्ट के लिए तो 500 रुपए जमानत की राशि है। वहीं अगर कोई ग्राम प्रधान के लिए लड़ना चाहता है, चुनाव के मैदान में उतरना चाहता है और बीडीसी के रूप में भी चुनाव में उतरना चाहता है चुनाव के मैदान में, तो उसे 2000 रुपए जमानत की राशि जमा करवानी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए जमानत की राशि है। तो वहीं पर ट्रेजरी चालान के जरिए ये राशि जमा करवाई जा सकती है। आरओ या फिर एआरओ के पास कैश भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं। और आपको बता दें मतदान जो है वो अलग अलग 4 चरणों में होना है। 3 और 4 अप्रैल को नामांकन है जो कि पहले चरण के लिए होगा। वहीं पर 7 और 8 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए नामांकन होना है। 13 और 15 अप्रैल को तीसरे चरण का नामांकन है, जबकि 17-18 अप्रैल को चौथे चरण का नामांकन होना है। तो नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना के नियमों को भी भूल गए हैं। जौनपुर से एक तस्वीर सामने आई जहां कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तस्वीर को देखिए। जौनपुर के ब्लॉकों पर कोरोना की गाइडलाइन जिसका एक भी इंसान यहां पालन करता हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए उम्मीदवारों ने यहां पर लाइन लगाकर पर्चा खरीदा, लेकिन इस दौरान कोरोना के नियम ये भूल गए। किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, ना ही 2 गज की दूरी इनके बीच नजर आ रही है। सैनिटाइजर का तो छोड़ ही दीजिए, उसका इस्तेमाल तो सोचना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ बिक्री है जो 4 अप्रैल तक 1 बजे तक होगी और इसके पश्चात 3 और 4 अप्रैल को 8 से 5 तक नामांकन होगा। 5 और 6 अप्रैल को 8 बजे से कार्य समाप्त तक इसकी समीक्षा की जाएगी। 7 अप्रैल को 8 बजे से 3 बजे तक पर्चा वापसी होगा और 7 अप्रैल को 3 बजे के बाद प्रतीक आवंटन होगा। और ऐसा सभी लोग को अवगत है कि 15 अप्रैल को मतदान है। इसी संदर्भ में जो इनिशियल तैयारी है, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे सदस्य का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, तो पर्चे की बिक्री का कार्य चल रहा है। आपसे यही अपील है कि चुनाव के दौरान भी कम से कम कोविड नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि देश भर में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। इसी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश की अगर बात की जाए 56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में आज कोरोना के 918 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 9000 के पार पहुंच चुकी है। जबकि आगरा में अफ्रीकी कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही प्रशासन अलर्ट पर है। लखनऊ में आज कोरोना के 446 मामले सामने आए। कानपुर की बात करें, यहां पर बालिका सुधार गृह में 15 पॉजिटिव केस मिले हैं। बाराबंकी में 2 दिन के अंदर ही 34 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी में एक साथ 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सीतापुर की बात की जाए तो यहां पर 6 मरीज मिले हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सीएमएस का कहना है कि लोगों की लापरवाही एक बहुत बड़ी वजह है केसेस के बढ़ने के पीछे। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें, कोरोना को दावत ना दें। और इसी बीच कानपुर की अगर हम बात करें, बालिका सुधार गृह जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है, यहां पर 1-2 नहीं बल्कि 15 बच्चियां कोरोना संक्रमित मिली। डीएम ने डॉक्टर्स की टीम भेजी है यहां के लिए। सभी बच्चियों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। कोरोना एक बार फिर से शहर में हावी हो चला है।
पहले पुलिस लाइन, फिर जेल और अब बालिका सुधार गृह। इस वक्त मैं बालिका सुधार गृह में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं ये बालिका सुधार गृह है, जहां एक नहीं, दो नहीं और एक साथ 15 बालिकाएं कोरोना ग्रस्त हुई हैं। उसके बाद से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा। स्वास्थ्य महकमे की टीम डॉक्टर्स के साथ यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ खुद सीएमओ साहब है, जो पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। सर, क्या पूरे अपडेट अभी तक आया, बताएं सर आप। देखिए, यहाँ पर 27 तारीख को हम लोग जो फोकस सैंपलिंग कर रहे हैं, जैसे हमने जेल का भी किया था, वो फोकस सैंपलिंग में मिला था हमें। यहाँ भी हमें फोकस सैंपलिंग हमने कराया था, 188 लोगों की सैंपलिंग हुई थी। तो उसमें 188 में से कुछ बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव बालिकाएँ आई हैं। जो पॉजिटिव बालिकाएँ आई हैं उसमें से किसी में सिम्टम नहीं है। मैं स्वयं देख करके आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका क्या, शहर के में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ सैंपलिंग की गई, जिसके बाद से यहाँ 15 बालिकाएं कोरोनाग्रस्त हुई हैं। यहाँ उनको अलग बेड्स में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब पूर्व में भी एक बार 50 से ज़्यादा बालिकाएं यहाँ कोरोनाग्रस्त हुई थी, उसके बाद कमेटी बैठी, जांच बैठी। देखिए सर, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर पर्दा उठना भी बाकी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार ने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ सतर्कता की बात कर रही है, बल्कि खास तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह की तैयारी, सुनते हैं। साथ हम लोगों ने कुछ एहतियात भी रखे, इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आप भी कह रहे थे, वो बनाए हुए हम लोग ने, ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि हमें डर है कि टियर 2 जो शहर हैं उसके अंदर भी ज़्यादा ना फैले, तो वहाँ पे भी एहतियात ज़्यादा रखा जा रहा है इस दफ़े। तो और टेस्टिंग का भी लेवल अब हम लोग उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी वैक्सीन लगाया और लोगों को इस बात के लिए कहा कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, तो सब लोग आ रहे हैं। और आज तो मैं यहाँ हूँ, मैंने ये देखा है कि 45 वर्ष के ऊपर के लोग, वो लोग भी बड़ी संख्या में आकर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है, रफ्तार बढ़ाई जा रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सभी भी सतर्क रहें और कोरोना के मामले और न बढ़े, इस दिशा में सचेत रहें। इधर आजमगढ़ में प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में 24 घंटे में ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने आरोपी प्रधान का अवैध रूप से बनाया गया फार्म हाउस जमींदोज कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को भू माफिया भी घोषित किया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ भू माफिया एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान को पुलिस ने वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे 8 आरोपियों की तलाश में 6 टीम का गठन किया है। आपको बता दें, सोमवार को बरदा थाना इलाके के सोनहरा गांव में ग्राम प्रधान प्रत्याशी अनिल की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कल शाम को शराब पीकर सुनहरी गांव है थाना बरदा में, वहां पर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी। उस मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के सिर में गोली लग गई थी, अनिल यादव नामक व्यक्ति की, और उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्त भी गिरफ्तारी के लिए दबिश भेजी गई है, बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। और पंचायत चुनाव के साथ साथ तैयारी 2022 विधानसभा चुनाव की भी है। और 2022 चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में अपने संगठन का विस्तार किया है। कांग्रेस ने नए प्रदेश उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 53 सचिव बनाए हैं। विश्व विजय सिंह, दीपक कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। संगठन के विस्तार को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ काजमी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कवायद के तहत आज कांग्रेस ने सोनिया गांधी के निर्देश पर 3 राज्य में उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 53 सचिव नियुक्त किए हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति का मतलब साफ है कि कांग्रेस अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना चाहती है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और बड़ी संख्या में इस टीम में अहम जिम्मेदारी युवाओं को दी गई है। और आज इधर लखनऊ के ताज होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म इंडिया इन माय वेन्स का शुभारंभ हुआ है। फिल्म अभिनेता रजा मुराद, सुरेंद्र पाल, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमिता नांगिया भी इस फिल्म मुहूर्त कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ के इस होटल में फिल्म मुहूर्त कार्यक्रम में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे।
और अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। सीएम कल केरल और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। तमिलनाडु में सीएम योगी की 3 रैलियां हैं। इसके बाद 1 अप्रैल को केरल में रैली को संबोधित करेंगे, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु में 3 रैली करने के बाद 1 तारीख को केरल में होंगे। और अब खबर हरदोई से, जहां पर मंदिर के पुजारी समेत 2 लोगों पर गांव के दबंग युवक ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर्स ने गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को लखनऊ रेफर किया। सांडी थाना क्षेत्र के नवाबगंज का ये मामला है। सांडी क्षेत्र में एक सुरेश यादव हैं, ये नवाबगंज मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि आज दोपहर में उनके मामा महेंद्र यादव, जो कि मंदिर में साफ सफाई काम करते थे, वो वहाँ पे चबूतरे पर बैठे हुए थे। 2 व्यक्ति जो ब्रजेश और दिनेश, जो दोनों सगे भाई हैं, ये आए और शराब के नशे में थे। इन्होंने उनके सर में ईंट मार दी। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया है। तत्काल ही जो घायल हैं महेंद्र यादव, इनको जिला अस्पताल भेजा, जहाँ से लखनऊ रेफर हो गए हैं। वहाँ ट्रामा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तत्परता बरतते हुए दोनों नामजद व्यक्तियों ब्रजेश व दिनेश, जो दोनों सगे भाई, इनको हिरासत में ले लिया है और विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। उधर बदायूं में पुलिस ने ऐसी अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया जो कि साइकिल की दुकान की आड़ में चलाई जा रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ ही 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया है। बदायूं के इस्लाम नगर थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से अवैध हथियार, अर्धनिर्मित शस्त्र, शस्त्र बनाने के उपकरण, कारतूस सहित मौके से 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये अवैध फैक्ट्री एक साइकिल की दुकान में चल रही थी। दुकान की आड़ में चोरी छिपे अवैध असला बनाए जाते थे। पकड़े गए तीनों लोग इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के चंदोई गाँव के रहने वाले थे। सूचना मिल रही थी कि अवैध शस्त्र बना के बेचे जा रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने दबिश दिया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। मिस्त्री भी पकड़ा गया है और लोगों की लिस्ट तैयार है जिनको ये बेचते थे, उन पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है। और इनको जरूरत पड़ेगी तो पुनः इनको कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा, ताकि और लोगों से बरामदगी किया जा सके। जहाँ चुनाव में भी हो सकते थे अवैध शस्त्र है, इस तरीके से इनका बनाने का है। तो सारा इनका रैकेट के बारे में इंट्रोगेट कर लिया गया है, कहाँ से कच्चा माल लेते थे, कौन खरीदार थे, कौन बेचने वाले हैं। इस तरीके से पूरा करके इनका फॉलोअप लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रेटर नोएडा के बिसरख और बादलपुर थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अभियान चलाकर आबकारी विभाग ने अवैध और मिलावटी शराब की खेप को पकड़ा है। इस दौरान मिलावटी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने अवैध और मिलावटी शराब बनाकर बेचने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 लाख रुपए की मिलावटी शराब और उसे सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करने वाली कार और टेम्पो बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान राजकुमार और पुनीत के रूप में हुई है, जो कि हरियाणा से शराब लाकर गौतम बुद्ध नगर में बेचते हैं। इधर सहारनपुर में गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दारोगा टीटी से गाली गलौज करता नजर आ रहा है। दारोगा मुरादाबाद से सहारनपुर जा रहा था और इस दौरान टीटी ने टिकट दिखाने को कहा, जिस पर दारोगा आग बबूला हो उठा, भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। दारोगा का नाम फिरोज खान बताया जा रहा है, जो जीआरपी सहारनपुर में तैनात है। अरे स्टाफ बता दे, तो मैंने कोई गलत कर दिया? मैंने ये तो पूछा मुझे। तो ऐसे वीडियोस जब सामने आते हैं, ऐसे मामले जब सामने आते हैं, तो पुलिस को छवि बदलने की बात होती है। तमाम कोशिशों, तमाम कवायद पर पानी फिर जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। गर्मी के बढ़ने के साथ ही प्रदेश में आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज कई जगहों पर खेत में आग की घटनाएं देखने को मिली। सोनभद्र के गुलाल झरिया में कर्री गांव में 20 बीघा खेत में आग लग गई, तो इटावा के भरथना इलाके के कुआरा गांव में भी
आग लगने की वजह से हड़कंप मच गई। यहाँ पर भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। आधे घंटे के अंदर ही 20 बीघा फसल पूरी तरह से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने देर से पहुंचने की वजह से लोगों का गुस्सा फायर ब्रिगेड की टीम पर फूटा। उधर बहराइच की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर मोतीपुर कोटरा डगरा इलाके में गन्ने की पुआल के ढेर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर रामपुर से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। थाना अजीम नगर पुलिस ने जिले के टॉप 10 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर गुलफाम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर से पुलिस ने 920 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया है। एडिशनल एसपी संसार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपराधियों और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत ये कामयाबी मिली है। एक गैंगस्टर में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी गुलफाम पुत्र अफसर अली निवासी खिजरपुर थाना अजीम नगर को नशीले पदार्थ व गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें लूट, हत्या, गोकशी आदि के अपराध इसके द्वारा किए गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड।